हमको बहुव्रीहि समास में आज इस वार्तिक से पढ़ना था। आगे नयो अस्त्यर्थानाम वाच्यो वा चोत्तर पद लोपा, इस वार्तिक से पढ़ना था बहुव्रीहि समास में। ये वार्तिक कहता है कि नयो अस्त्यर्थानाम, जो नय है, नय से परे, जो अस्ति अस्त्यर्थ अर्थात अस्ति का जो अर्थ है वही अर्थ है जिसका, अस्ति यह जो शब्द है उसी अस्ति का जो अर्थ जो होता है विद्यमान, सत्ता, अस्ति का अर्थ वैसे होता है मुख्यतः सत्ता। नय का अस्त्यर्थ, नय से परे जो अस्त्यर्थ हो अर्थात विद्यमान अर्थ वाला जो शब्द है, वाच्यो व चोत्तर लोपा, अर्थात नय नय से परे जो अस्त्यर्थ विद्यमान अर्थ वाला शब्द, तदंत जो समर्थ सुबंत, वह है अंत में जिसके ऐसा जो समर्थ सुबंत, उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और समास होने के बाद इस वार्तिक के द्वारा उत्तर पद का लोप भी होता है। इस वार्तिक का अर्थ समझ लीजिए कि नय से परे, देखिए नय से परे अस्त्यर्थ का आप विद्यमान, यही समझ लीजिए विद्यमान अर्थ वाला शब्द, यह विद्यमान अर्थ वाला शब्द अंत में है जिसके, इसको लिखेंगे तदंत का सुबंत के साथ समास होता। यह इस वार्तिक का अर्थ है। इसका उदाहरण देखेंगे हम, यह अपुत्र उदाहरण। पहले जो समास होगा ये होगा न विद्यमान नए तत्पुरुष समास, एक नए सूत्र होगा न विद्यमान इति अविद्यमान, नए समास हो गया। नए समास होने के बाद पुनः नयोस्तर्थानाम वाच्यो वा चोत्तर पदलोपः, इसके द्वारा इसके द्वारा इसका जो विग्रह होगा वो विग्रह होगा अविद्यमानः उत्तः यस्य, यह इसका लौकिक विग्रह। अविद्यमानः उत्तः यस्य, अलौकिक विग्रह वाक्य जो होगा जहां से हमको समास करना है वह है अविद्यमान सु पुत्र सु, यह अविद्यमान सुपुत्र सु। अब हमको वार्तिक से समास करना, वार्तिक का जो अर्थ है उसको हम घटा लेते। कहते हैं नए से परे, यह नए क्या नए है ना, ये आ जो आया नए से, न विद्यमान अविद्यमान, नए से परे विद्यमान अर्थ वाला, यह विद्यमान अर्थ वाला विद्यमान शब्द है, वह है तदंत में जिसके ऐसा कौन शब्द हुआ अविद्यमान शब्द, उसका किसके साथ समास होगा, पुत्र के साथ, जो समर्थ सुबंत उसके साथ समास होगा। और समास होने के बाद होता क्या है,
कि जो उत्तर पद ये विद्यमान है, इस उत्तर पद का लोप हो। क्योंकि हमने जो पीछे देखिए समास किया था, इसमें पूर्व पद ये ना है, उत्तर पद विद्यमान है। ये उत्तर पद जो विद्यमान है, उस विद्यमान का इस वार्तिक के द्वारा लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आ पुत्र बन गया, और पूर्व में जो तात्पर्य संज्ञा हुई है, उसी तात्पर्य संज्ञा को मान टू आएगा, सुविधार्थ विसर्ग हो जाएगा। अपुत्र यह प्रयोग। चलिए, अब अग्रिम जो सूत्र है, वह सूत्र भी समास विधायक सूत्र है, वह भी समास का विधान करेगा। आवाज आ रही है? मैं इसे लिख के बताऊं? चलिए, अब ये सूत्र देखिए, स्त्रियाः पुंगवत भाषित पुंस्कात अनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी क्रिया। इस सूत्र को समझने के लिए हमको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले इसके अनुवृत्ति में देख लेते हैं कि इसके व्यक्ति में दो चीजें आपको पहले लिखे मिलेंगी। यह पुंस्कार अनून, पुंगा भाव अस्याम, यहाँ बहुव्रीहि समास है। पुंग का भाव जहाँ है, निपातनाथ पंचम्यालुक, अगले पेज में देखेंगे षष्ठ्या षष्ठ्या षष्ठस्थलुक। इसमें पुंसकार ये दिख रहा है आपको, यहाँ निपातनाथ पंचमी का लोप नहीं हुआ है, और अनुंग में षष्ठी विभक्ति है, उसका निपातनाथ लोप हो गया। अब देखिए, किसी भी शब्द को बोलने के लिए, किसी भी शब्द का जो अर्थ जानते हैं, उसके लिए हमको प्रवृत्ति निमित्त की आवश्यकता। प्रवृत्ति निमित्त, ऐसे हम घट शब्द को बोलते हैं। घट शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं, तो उसमें उसकी प्रवृत्ति का निमित्त है घटत्व। ये क्या है? उसके प्रवृत्ति का निमित्त है। हम घट में प्रवृत्त होते हैं, तो उसमें घटत्व है, इसलिए हम घट में प्रवृत्त। घट कहने से हमको पट का ज्ञान नहीं हो जाता है, क्योंकि पट में घटत्व उसके प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, इसलिए ज्ञान। तो किसी भी शब्द के ज्ञान में हमको प्रवृत्ति निमित्त, उसमें यदि भाषित पुंस को हमको ज्ञान करना है, भाषित पुंस क्या है, तो भाषित पुंस के लिए इन्होंने कहा कि प्रवृत्ति निमित्त एक। ऐसे जो शब्द टाप प्रत्यय इत्यादि के हो के बनते हैं, जैसे चित्ता शब्द इसमें दिया, इसे ये चित्र, और ये हो गया चित्र। इसका जो प्रवृत्ति का निमित्त है, ये चित्तत्व ही है, ये पुंस्त वाला है। और इसी पुंस्त से हमको स्त्रीत्व की जब विवक्षा हुई,
इस पुत्र की व्याख्या में टाप प्रत्यय करके क्या बना दिए, चित्ता। तो ऐसा जो शब्द होगा जिसका पुल्लिंग में रूप बनता है और बाद में उसको हम टाप प्रत्यय घीप प्रत्यय घीस प्रत्यय करके उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, वही होता है भाषित पुंस। चलिए आगे इसकी वृत्ति देखते हैं। तुल्य प्रवृत्ति निमित्त, जहाँ प्रवृत्ति निमित्त तुल्य, ऐसे चित्त तो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त वही है, चित्ता कहिए चाहे चित्ता कहिए। यदुक्तम पुंसम, जो पुल्लिंग वाचक शब्द है जिसका प्रवृत्ति निमित्त एकदम सेम हो, ऐसा जो पुल्लिंग का वाचक शब्द, तस्मात ऊंगा भाव, उसे ऊंग प्रत्यय का अभाव, ऊंग प्रत्यय ना, स्त्री जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां ऊंग प्रत्यय आता है। यह उदाहरण दूसरा तदाभूत, ऐसा जो स्त्रीलिंग वाचक जो शब्द होता है उसका पुंग वाचक से रूपम से, यह पुंगवाद पुल्लिंग के समान रूप है। ये समास विधायक सूत्र नहीं है, ये कंफर्म करिएगा। समास विधायक सूत्र केवल अनेक मन बनाते ही, ये केवल जो स्त्रीलिंग वाचक शब्द होता है उसको पुल्लिंग वाचक शब्द बनाते हैं। अभी हम जब प्रयोग में घटाएंगे तो समानाधिकरण, समानाधिकरण हो, स्त्रीलिंगे उत्तर पदे, स्त्रीलिंग उत्तर पद में पदे हो, लेकिन पूर्णी और क्रियादि पद में ना, पूर्णातक प्रत्यय और क्रियादि जो शब्द है यह शब्द बाद में परे न हो, तो क्या होता है कि जो स्त्रीलिंगवाचक शब्द होता है उसका पुंगवत के समान रूप हो जाता है। जैसे प्रयोग बनाया इन्होंने चित्तभूत, इसका जो विग्रह होगा चित्ता चित्ताः गावः यस्, यह इसका विग्रह। यहाँ पर यह लौकिक विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह आपका होगा चित्ता प्लस जस गो प्लस जस, अनेक मन्न पदार्थ इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। ये विभक्तियों का योग। चित्त गो, अब सूत्र लगेगा स्त्रियाः पुंगवत भाषित पुंस्कात अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी तेषु। यहाँ गो शब्द के परे, गो शब्द क्या है, पद में है, वह स्त्रीलिंग वाचक भी है और समान विभक्त्यंत, गोजस है, समान विभक्त्यंत है, समानाधिकरण है, स्त्रीलिंग वाचक है। तो जो चित्ता शब्द है यह पुंस का पुंगवत, चित्ता शब्द को क्या हो जाएगा, पुंगवत भाव हो जाएगा। पुंगवत भाव का मतलब ये है कि इसके ये जो टाप प्रत्यय लगा था अस्तित्व का बोध कराने के लिए टाप प्रत्यय हट जाए, चित्त गो बन जाएगा। चित्त गो बन जाने के बाद पीछे एक सूत्र स्मरण करिए, घोष प्रियो रूप सर्जनस्य, यह क्या करेगा कि ओकार को ह्रस्व उकार, तो चित्त गो बन जाएगा। और इसके बाद यह जो समास होता है इसमें विशेष वाचक जो पद होता है उस पद के अनुसार समासिक पद,
यद्यपि यहाँ देखिए चित्तापद भी स्त्रीलिंग है, गावापद भी स्त्रीलिंग है, लेकिन चितकबरी गाय है जिस पुरुष के पास, यहाँ पे यश पद से पुरुष का बोध और समास हो गया है। तो समास शक्ति से और विशेष के अनुसार लिंग होने से जो चित्त गु शब्द है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का वाचक हो जाएगा। और यहाँ पे सु प्रत्यय आएगा, सु के स्थान पर सुपुरुष विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चित्त गु। चित्त गु यह प्रयोग बन जाएगा। उसी प्रकार आगे जो प्रयोग है रूप वध भार्या, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे ये बना उसी प्रकार रूपवती भार्या अस्ति यस्य, यह विग्रह होगा और समास समासी विग्रह हो जाएगा। अनेक मन पदार्थ से समास होगा, समासत्वात् प्राप्ति संज्ञा विभक्ति का लोप, ये दोनों लोप हो जाएगा, रूपवती भार्या बन जाएगा। और स्त्रिया पुंस्कार भाषित पुंस्कार अनुंग समानाधिकरण है, इससे क्या हो जाएगा, पुंगवत की तरह पुल्लिंग की तरह हो जाएगा। रूपवती में जो यह गीत प्रत्यय लगा था उस गीत प्रत्यय की निवृत्ति हो जाएगी, तो रूप वत भार्या बन जाएगा। उसके बाद दोष प्रयोग उपसर्जन से सूत्र से भार्या का आदि हस्त हो जाएगा, रूपवत भार्या बनेगा। और झलाम जसवंते एक सूत्र है, ताके स्थान पर दा कर दीजिए, रूपवद भार्या शुभ आएगा, शुभ रूप विसर्ग हो जाएगा, रूपवद भार्या, यह प्रयोग सेम पूर्ववती है, कुछ ज्यादा इसमें विशेष सूत्र नहीं लगाना है, ना कोई विशेष इसमें और प्रक्रियांशी है।